रहसगढ़ 300 to 350 की आबादी वाला एक गांव है। गांव के लोगों के घर मिट्टी के बने होते हैं। गांव में आने जाने का एकमात्र साधन कच्ची सड़क है, जो बरसात के दिनों में पूरी तरह से कीचड़ में तब्दील हो जाता है। रहजगढ़ गांव की ओर जाने वाली कच्ची सड़क एक सीधी रास्ता है और सड़क के बाईं और दाईं ओर रहजगढ़ के निवासियों के मिट्टी के घर हैं। यह सीधी सड़क गांव के घरों को पीछे छोड़ती हुई सीधे आगे बढ़ती है और 30-40 मिनट में विशाल 2 मंजिला सफेद पुते राजगढ़ महल दारासिम्हा ठाकुर के असंख्य कमरों के सामने रुककर सड़क समाप्त हो जाती है। दारा सिंह ठाकुर राहतगढ़ गांव के एकमात्र राजा हैं। उनका स्वभाव राजा के योग्य है। राहतगढ़ के लोग उनके प्रेमपूर्ण, मिलनसार, मददगार स्वभाव के लिए उनका सम्मान करते हैं। ताराबाई राहतगढ़ की रानी साहब का नाम है, जो दारा सिंह की पत्नी है और उनका चरित्र महाराजा के समान है। महाराजा के शाही परिवार में पहले राजकुमार सूरज सिंह हैं, जिनकी उम्र 25 साल है। महाराजा की एक बेटी राजकुमारी भी है। उस राजकुमारी का नाम रूपवती है और वह 21 साल की है। रूपवती नाम की तरह ही उनके रूप और शारीरिक संरचना का संयोजन एक दिव्य अप्सरा को भी शर्मिंदा कर देगा। आज राहतगढ़ में सूर्य अस्त होते ही क्षितिज पर अंधकार का साम्राज्य फैलने लगा। रात हो गई। आज चांद तो नहीं दिखा क्योंकि आकाश गंगा में नहीं गया था, पर वो छोटे छोटे टिमटिमाते चांद उगते नजर आए। पतंगे हमेशा की तरह चहचहाते हुए अपना काम करने में व्यस्त थे। जैसे ही रात हुई, रहजगढ़ के निवासी अपने मिट्टी के घरों के बाहर दरवाजे के पास एक दीवार पर लालटेन लटकाने लगे। रहजगढ़ के प्रत्येक मिट्टी के घर के बाहर जैब जैब लालटेन की लाल रोशनी पहरा देने लगी। ठाकुर इस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे। नजारा। महाराज अपने महल में अपने आराम कक्ष की खिड़की की चौखट पर हाथ रखकर नीचे राहतगढ़ गांव का यह चमत्कारी दृश्य देख रहे थे। महाराज के खुले काले बालों के पीछे शाम की ठंडी हवा खिड़की से बह रही थी। महाराज खिड़की के सामने अकेले खड़े रहजगढ़ गांव की कच्ची सड़क को उत्सुकता से देख रहे थे। उसी खुले दरवाजे से एक काली आकृति महाराज की ओर चली। 10-12 कदम चलने के बाद महाराज के निकट आते ही उस आकृति ने अपना हाथ उनके कंधे पर रख दिया। महाराज ने पीछे मुड़कर देखा। महारानी। महारानी के इस वाक्य पर भी महाराज खिड़की से सीधे सामने की ओर देख रहे थे। हमने अपने एक सेवक के माध्यम से आपको भोजन ग्रहण करने का संदेश भेजा था, परंतु आप नहीं आए, इसलिए मैं यहाँ चला आया। महारानी ताराबाई ने फिर कहा, चलो देखते हैं और खाते हैं। ताराबाई ने अपनी सजा पूरी की। महारानी ताराबाई, मैंने कल आपको बताया था कि 3 सप्ताह पहले हमारे एक दूर के अंग्रेज सरकारी मित्र के बेटे की शादी हुई थी, लेकिन उस शादी में आमंत्रित होने के बावजूद हम शामिल नहीं हो सके। इस वजह से वे थोड़ा नाराज हैं इसलिए मैंने उनके बेटे और बहू को हमारे साथ रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया है। महाराज ने अपने पीछे खिड़की में खड़े होकर कहा। फिर महारानी ने उनके वाक्य पर कहा, महाराज आप कुछ चिंतित लग रहे हैं। ताराबाई ने कुछ देर इंतजार करने के बाद जारी रखा, क्या कुछ हुआ है? महाराजा ने खिड़की से आगे की ओर देखा और एक दुबार पलकें झपकाईं और पीछे मुड़कर महारानी की ओर गंभीर स्वर में देखते हुए बोले, हाँ महारानी, हमें उन दोनों नवविवाहितों की चिंता है। महाराज ने चिंतित होकर कहा, लेकिन क्यों महाराज? ताराबाई ने बिना समझे कहा। महाराजा ने खिड़की से आगे की ओर देखा और एक दुबार पलकें झपकाईं और पीछे मुड़कर महारानी की ओर गंभीर स्वर में देखते हुए बोले, हमारे रहसगढ़ गांव के गेट पर कुछ दिनों से शाम से लेकर सुबह तक कुछ अजीब आकृतियां दिखाई दे रही हैं। गेट की सुरक्षा कर रहे सैनिकों को गांव में राहगीरों द्वारा देखी गई कुछ अजीब आकृतियां दिखाई दे रही हैं। तो आधे गांव वालों का कहना है कि गेट पर अंधेरे में कोई इंसान जैसी आकृति खड़ी रहती थी। महाराज धीरे से पीछे मुड़े और चेहरे पर एक खास तरह के डर के साथ बड़ी बड़ी आंखों से महारानी की ओर देखते हुए बोलना शुरू किया। वे किसी काले कपड़े के सहारे अंधेरे में खड़े रहते थे। उस आकार का शरीर इंसान की ऊंचाई से 4 या 5 फीट ऊंचा होता था। यह शैतान जैसा था। शैतान का नाम सुनते ही ताराबाई का दिल बैठ गया। कभी कभी उस अंधेरी जगह में वो आंखें ऐसे चमकती हैं जैसे 2 जानवरों की आंखें अंधेरे में चमकनी चाहिए। उसकी हर बात में डर का राज था, एक भयानक रहस्य जिसे महारानी ध्यान से सुन रही थी। जानवरों की आंखें सफेद रंग से चमकती हैं, लेकिन गांव वालों और सैनिकों के मुताबिक उस काली छाया में चमकती उन 2 आंखों का संयोजन कुछ अलग है। वे 2 आंखें ऐसी चमकती हैं मानो उन्हें चमकना चाहिए। वे लाल लौ की तरह चमकती हैं। जिस क्षण आप उन 2 आंखों को देखते हैं, आपको भूख, पशु विभत्सता, वासना, पीड़ा महसूस होती है। क्रोध, लाल, ये सभी पंच दर पंच से भरे हुए हैं।
जैसे ही आप उस आकृति को देखते हैं, हड्डियों और मांस को जमा देने वाली ठंड महसूस होती है। महाराज कुछ देर के लिए बोलना बंद कर दिया, फिर कुछ देर बाद बोलना जारी रखा। यह परसों हुआ। कुछ सैनिक जो अपने राहतगढ़ गेट पर नजर रख रहे थे, उन्होंने गेट के बाहर अंधेरे में एक विशाल काली आकृति खड़ी देखी। उस आकृति को देखकर उन दोनों ने इसे देखने का फैसला किया। बिना कुछ समझे कुछ सैनिकों ने बताया उन्हें, एडवाल भी कुछ गलत है। उन्होंने कहा, पास मत जाओ। लेकिन वे दोनों बहादुर थे। उन्होंने जो भी उस आकार में था उसे देखने का फैसला किया। यही कारण है कि अगले दिन उन दोनों की मृत्यु हो गई। महाराज ने यह वाक्य बोलना बंद कर दिया जबकि खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। उनके सूजे हुए चेहरे के ऊपर माथे से पसीने की एक तरल बूंद हल्की गति से गिरती हुई दिखाई दे रही थी। डर के मारे उनकी सांसें फूल रही थीं, गला सूख रहा था। उसे शांत करने के लिए पानी की जरूरत थी। संकेत को पहचानने के बाद ताराबाई ने धीरे धीरे महाराजा को साइड टेबल पर चांदी के जग से चांदी के गिलास के माध्यम से पानी पीने दिया। उसका हाथ डर से कांप रहा था। पानी पीने के बाद उसने फिर से चांदी का गिलास महारानी को दिया। वह गिलास उठाते हुए महारानी ने आश्चर्य से कहा, तो फिर उन दोनों सिपाहियों का क्या हुआ? महारानी ने कहा। उसके वाक्य पर महाराज ने धीरे से एक कौर निगल लिया और सच बोलने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाले थे कि उन्हें खिड़की की चौखट के बाहर से हवा में घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज सुनाई दी। महाराज ने सोचा कि ये नवविवाहित जोड़े हैं या क्या। उसने तुरंत खिड़की की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह खिड़की के पास पहुंचा, उसने खिड़की की चौखट से नीचे देखा। उन्होंने देखा कि युवराज 4 पहियों वाली घोड़ा गाड़ी के दरवाजे से उतरकर अपने कपड़े हाथों से उठा रहा है। क्या नवविवाहिता आई? महारानी ने उत्सुकता से महाराज की पृष्ठ आकृति की ओर देखा और बोली। महारानी की सजा के बाद महाराज पीछे मुड़े, तभी महारानी ने उनके चेहरे पर चिंता की छाया देखी। ताराबाई समझ गई कि इसका मतलब यह है कि नवविवाहित जोड़ा अभी तक नहीं आया है। गेट पर कुछ अमानवीय बदकिस्मत भटकना, और महाराजा इस बात से बहुत चिंतित रहते हैं कि उस अमानवीय शक्ति से नवविवाहित जोड़े को कोई परेशानी न हो। महारानी बाई के 3-4 कदम चलने के बाद पीछे से महारानी की आवाज आई, महारानी ताराबाई। आवाज सुनकर महारानी दरवाजे पर रुक गईं और धीरे से पीछे मुड़कर देखा। महाराज ने आगे कहा, राजकुमारों के सामने उनके विवाह का विषय लाओ। वे वयस्क हो गए हैं। महाराज ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। महारानी के चेहरे पर मुस्कान फैल गई और उन्होंने कहा, जी। इतना कहकर महारानी चली गईं। महाराज ने धीरे से आकाश की ओर देखा। उनकी आंखों को कुछ परिवर्तन दिखाई दिया। कुछ देर पहले जो छोटे छोटे चंद्रमा आकाश में दिखाई दे रहे थे वे गायब हो चुके थे। कुछ क्षण पहले जो नीला आकाश दिखाई दे रहा था वह अब काले बादलों से भर गया था। धीमी हवा अब बवंडर की तरह चल रही थी। इतनी देर तक खिड़की में खड़े रहने के बाद जो हवा शरीर को छू रही थी वह मन को एक अलग ही आनंद दे रही थी। हवा अब शरीर से टकरा रही थी, त्वचा से टकराकर मांस में जा रही थी और हड्डी और मांस हिलने लगा था।